नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं आज आपको संस्कृत का सबसे पहला पॉइंट संधि संधि पढ़ाने जा रहे हैं। संधि महर्षि पाणिनि के अनुसार इसकी परिभाषा होती है संधि की परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता, ये इसकी परिभाषा होती है। हालांकि 8th, 9th और 10th क्लास में इसकी परिभाषा से क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आते हैं इसके संधि संधि युक्त पद बनाना या संधि करना, संधि विच्छेद करना और संधि का नाम। तो हम आज सबसे पहले संधि के जो पार्ट होते हैं इनके बारे में बताएंगे। इसके बाद एक एक पार्ट को लेंगे। सबसे पहले स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि और उसके बाद विसर्ग संधि। संधि क्या होती है? वर्ण के बाद कोई भी वर्ण हो और उस वर्ण के बाद दूसरा वर्ण मिल जाता है, तो दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। स्वर संधि को हम संस्कृत में अच भी कहते हैं और व्यंजन को हल संधि भी कहते हैं। अच संधि कह दो या स्वर संधि कह दो। अब देखिए, स्वर संधि के सबसे पहले हम पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन संधि के पाठ पढ़ेंगे और उसके बाद विसर्ग संधि के पाठ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि में कौन कौन से भेद होते हैं? संधि, इसके पाठ होते हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्वरूप, पररूप और प्रकृति भाव। स्वर संधि कह दो या अच संधि कह दो। इसे स्वर संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले अच संधि किसे कहते हैं? अच का अच के बाद, अच के बाद में यदि अच आए, स्वर के बाद यदि स्वर आए, स्वर का स्वर से मेल हो जाए या अच का अच से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है यहाँ, उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। क्योंकि परिवर्तन हुआ है स्वर के स्थान पर, अच के स्थान पर, इसीलिए इसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के जो पार्ट है उनमें से सबसे पहले दीर्घ संधि पढ़ेंगे, क्योंकि आप देखिए स्वर संधि जैसा कि इसका नाम है स्वर, यानी इसमें स्वरों का ही खेल होगा। जो भी खेल होगा वो स्वरों का होगा। स्वर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले देखिए, हमें स्वरों के बारे में जानना जरूरी है। ये कुल स्वर होते हैं 13। संस्कृत में कुल स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। देखिए, दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, क्योंकि ये सभी स्वर संधि के ही पार्ट हैं, तो ये सभी जो 13 स्वर हैं इन्हीं में परिवर्तन होगा कुछ ना कुछ इस स्वर संधि में। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, अर्थात हम इसके पार्ट बना लेते हैं। पहले इन जो 13 स्वर है ना, इन 13 स्वरों के हम पार्ट बना लेते हैं। सबसे पहला पार्ट अपना ये है। सबसे पहला पार्ट लिंग तक है, ए आ ई ई उ ऊ री री और ली। ये है नौ स्वर। इन 9 स्वरों का खेल कौन संधि में? दीर्घ संधि। यानी दीर्घ का मतलब बड़ा, अर्थात संधि होने के बाद बनने वाला वर्ण होगा वो दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे ए या आ, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए आ हो तथा
पर पद का प्रथम वर्ण भी ए या आ हो तो इनके स्थान पर क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। इनमें से दीर्घ कौन सा है, आ। इसी प्रकार चाहे ये ई हो या ये ई हो, प्रथम पद के अंत में प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई हो तथा इनके बाद भी ई आ जाए, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व यानी छोटी और दीर्घ यानी बड़ी, ह्रस्व या दीर्घ ई आने पर इनके स्थान पर क्या होगा, दीर्घ ई होगा। इसी प्रकार से उ के बाद उ आए तो भी दीर्घ उ होगा, री के बाद में री आने पर दीर्घ री होगा, लेकिन री के बाद ली आने पर दीर्घ ली नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दीर्घ ली का अभाव होता है, ये दीर्घ नहीं होता, ली दीर्घ नहीं होता, बाकी ये सब दीर्घ होते हैं। आइए दीर्घ संधि के सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दैत्य अरि, यहाँ क्या है, ए, और यहाँ पर क्या है, ए। दैत्य के अंत में क्या है, ए, यानी ए और ए मिलकर के क्या बनेंगे दीर्घ संधि में, आ, तो ये हो जाएगा दैत्यारी, दैत्यारी। यहाँ पर भी ए और इसके बाद में भी ए, यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, ए है, तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है, ए, दोनों ए मिलकर के क्या बनेंगे, आ, तो ये हो जाएगा मुरारी। देखिए इनसे पहले मैं उदाहरण बताने से पहले आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। एक होता है जैसे आदेश, एक होता है एकादेश, और एक होता है आगम। ये तीन बातों के बारे में मैं बता देना चाहता हूं। आदेश, आदेश होता है किसी वर्ण के स्थान पर कोई भी एक वर्ण है और उसके स्थान पर कोई दूसरा वर्ण हो जाता है तो वो होता है आदेश। एक आदेश जैसे कि यहाँ पर ए और यहाँ पर भी ए, इन दोनों के स्थान पर, ये दोनों यहाँ से चले गए और इन दोनों के स्थान पर क्या आया है, आ, इन दो के स्थान पर एक आता है उसे कहते हैं एक आदेश। और आगम, आगम कहते हैं कि न तो ये ए इसका लोप होगा और न इस ए का लोप होगा, बल्कि कोई दूसरा वर्ण और आ जाएगा, एक नया वर्ण और आ जाएगा, एक नया अक्षर और आ जाएगा, वहां होता है आगम। आपको बताएंगे बाद में इसके बारे में। तो यहाँ आदेश होता है, कैसा आदेश होता है, एकादेश, एकादेश इन दोनों वर्णों के स्थान पर। देखिए आदेश होता है स्वर संधि में, कहाँ, यण में, यण और अयादि, इन दोनों में होता है आदेश। जबकि इन पांचों में दीर्घ, गुण, वृद्धि, पुरोरूप और पररूप, इन सब में क्या होगा, इन सब में होगा एकादेश। इन दो वर्ण के स्थान पर एक वर्ण होगा। तो हम यहाँ क्या हो रहा है, ए और ए मिलकर के आ बन रहा है, इन दो वर्ण के स्थान पर एक वर्ण हो रहा है, अर्थात एकादेश हो रहा है। इसी प्रकार से कुछ उदाहरण और देखते हैं। गौरांग, विद्यालय, रत्न आकर, रत्नों का खजाना, समुद्र, रत्नों का खजाना। ए और ए मिलकर के आ, तो क्या होगा यहाँ, गौरांग, गौरांग। आ और आ मिलकर के भी क्या होगा, आ होगा। ए और आ मिलकर के भी इसी प्रकार से यहां एकादेश हो रहा है। इसके बाद अगला उदाहरण है विष्णु
प्लस उदय। यहाँ क्या होगा, उ और उ मिलकर के दीर्घ उ, यहाँ भी रस्व उ, यहाँ भी रस्व उ, रस्व उ और रस्व उ मिलकर दीर्घ उ हो जाएगा और ये हो जाएगा विष्णुदय। इसी प्रकार भानुदय, भानु प्लस उदय, ये हो जाएगा भानुदय। रस्व उ के बाद में रस्व उ आए या दीर्घ उ आए, या दीर्घ उ के बाद में रस्व उ हो या दीर्घ उ हो, यहां हो जाएगा दीर्घ। इसी प्रकार से गुरु उपदेश, उ और उ मिलकर के क्या होगा, बड़ा। वाचन प्लस आलय, वाचनालय। इसी प्रकार विद्या प्लस अर्थी, विद्या को प्राप्त करने वाला क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। इसी प्रकार आप और भी कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, और इन एग्जाम्पलों में है जैसे अति प्लस इव, रवि प्लस इंद्र, ई और ई मिलकर के दीर्घ ई, तो क्या होगा अतिव, ई और ई मिलकर के दीर्घ ई हो जाएगी, दीर्घ ई का एकादेश, दीर्घ ई एकादेश हो जाता है। तो ये सभी एग्जाम्पल थे दीर्घ संधि के। दीर्घ के बाद में पढ़ेंगे हम गुण संधि। गुण संधि जैसा ये हमने पार्ट बनाया था, इसके दो पार्ट कर लेते हैं। जैसे एक पार्ट बनाया था पहले हमने ऐसे लेकर के ली तक, अब इसी के दो भेद कर लेते, दो पार्ट बना लेते हैं। एक पार्ट ए और आ, दूसरा पार्ट ई उ री और ली। अब देखिए गुण संधि में क्या होता है, यदि ए आ के बाद ई आए तो ए आ के बाद ई आने पर ए एकादेश हो जाता है। इसी प्रकार ए या आ के बाद ओ आने पर ओ, इस प्रकार से ये हो जाएंगे। देखिए वास्तव में गुण होता है, गुण क्या होते हैं अगर पूछा जाए आपको, तो गुण होते हैं ए ओ, ये तीन वर्ण गुण होते हैं। ए आ के बाद ई आने पर ए आ के बाद में उ आने पर ओ, ए आ के बाद में री आने पर, ए आ के स्थान पर क्या बनता है, ए बनता है। री बाद में होने के कारण र जुड़ गया इसका, और री बाद में होने के कारण ल जुड़ गया। तो वास्तव में गुण क्या है, ए और ओ, ये गुण है। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे रमा प्लस ईस, ए आ के बाद में ई आया है, ए आ के बाद में यदि ए आ होता तब तो दीर्घ संधि हो जाती, लेकिन ए आ के बाद में ई आया है, ई आने के कारण क्या होगा, ए एकादेश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रमेश। इसी प्रकार देव प्लस इंद्र, ए आ के बाद में ई आने पर ए, तो देवेंद्र। इसी प्रकार और भी अन्य उदाहरण आप बना सकते हैं, जैसे कि
हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश। आ के बाद में ऊ आने पर ओ होता है, तो हितोपदेश। इसी प्रकार और भी उदाहरण हो सकते हैं इसके। सर्व प्लस ईस सर्वेश, गण और धन ईस गणेश। और देखिए इसके एग्जाम्पल। जहां तक मेरा मानना है, दीर्घ और गुण संधि आपको दोनों क्लियर समझ में आ गई होगी। गुण संधि और दीर्घ संधि, इनमें क्या है कि जो भी स्वर है ऐसे लेकर के लृ तक उन स्वरों को हमें देखना है। यदि ए आ के बाद में ए आ आता है तो दीर्घ हो जाता है, दीर्घ वर्ण बन जाएगा, उन दोनों के स्थान पर एकादेश हो जाएगा, और ए आ के स्थान पर क्या होगा, आ हो जाएगा। ई के बाद में यदि ई आता है तो ई हो जाता है, ऊ के बाद में ऊ आए तो ऊ बन जाता है, री के बाद में री आए तो री बन जाता है, दीर्घ री। इसी प्रकार गुण संधि में ए आ के बाद में ई आने पर ए हो जाता है, ए आ के बाद में ऊ आने पर ओ हो जाता है, ए आ के बाद री आने पर अर, और ए आ के बाद में री आए तो अल हो जाता है। इसी प्रकार और भी इसके उदाहरण देखिए कुछ। सूर्य धन उदय, यहां देखिए ए के बाद में ऊ आने पर क्या बनेगा, ओ बनेगा, तो ये हो जाएगा सूर्योदय। इसी प्रकार पर धन उपकार, ये बनेगा परोपकार। और कुछ उदाहरण देख लीजिए इसके। वृक्ष धन ऊपरी, वृक्षोपरी। वृद्धि संधि, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, अर्थात बढ़ी हुई मात्रा वाला वर्ण हो जाएगा। देखिए अब तक आपने पढ़ा है दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, ए आ के बाद यदि ए आ आए तो दीर्घ आ हो जाता है, ई के बाद में यदि ई आए तो दीर्घ ई, ऊ के बाद में ऊ आए तो दीर्घ ऊ, री के बाद री आए तो दीर्घ री हो जाता है, लृ के बाद लृ आने पर लृ ह्रस्व ही रहेगा। इसके बाद ए आई ओ और औ, ये 13 स्वर आपको बताए गए हैं। अच्छ कह सकते हो इन्हें या स्वर कह सकते हो। तो इनके बाद यदि यही वर्ण आता है तो दीर्घ संधि होती है, इसके बाद यही वर्ण आए तो दीर्घ संधि होती है और दीर्घ वर्ण बन जाता है। इसके बाद यही आए तो दीर्घ हो जाता है, इसके बाद में ये आए। हमने ग्रुप बनाया था दीर्घ संधि में ही। इसके बाद हमने दीर्घ संधि का वैसे सूत्र होता है अकय सवर्णे दीर्घ, सूत्र में मैं बता देता हूं आपको। अकय सवर्णे दीर्घ, गुण संधि आद गुण। अब पढ़ेंगे हम वृद्धि संधि और इसका सूत्र होता है वृद्धि रेची। गुण संधि में आपने पढ़ा जो ये पार्ट था दीर्घ संधि वाला, इसी के हम दो पार्ट किए, एक तरफ ये ए आ और दूसरी तरफ जो शेष बचे हुए वर्ण है वो ये आने पर क्या होता है, गुण होता है। ए आ के बाद में ई आने पर ये हो जाता है, और ए आ के बाद में ऊ आने पर ओ, ए आ के बाद में री आने पर अर, और री आने पर अल हो जाता है।
अब देखिए वर्दी, वर्दी का मतलब होता है बढ़ना, और वर्दी संधि में पूर्व पद का अंतिम वर्ण होगा ए और आ, ए और आ, तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण, ये जो शेष वर्ण बच गए हैं इधर ए आई होंगे, या तो या ए के बाद में ओ या औ होंगे। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए आ हो तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए आई हो, तब वृद्धि, वृद्धि वाला बढ़ना, बढ़ी हुई मात्रा वाला वर्ण होगा। इनमें से बढ़ी हुई मात्रा वाला वर्ण है आई। इसी प्रकार ए आ के बाद में यदि ओ या औ आए, प्रथम पद या पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए आ हो तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण ओ या औ हो, तो ऐसी स्थिति में बढ़ी हुई मात्रा वाला औ हो जाएगा वृद्धि संधि में। अब इसके उदाहरण देखिए कुछ, जैसे न एकम, ए के बाद में ए आई आए तो वृद्धि होगी। वृद्धि का मतलब क्या होगा, इनके स्थान पर आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नैकम। इसी प्रकार और देखिए परम ओधारी, ए आ के बाद में ओ औ आने पर औ होगा और ये हो जाएगा परमोदारी। इसके बाद और भी उदाहरण है इसके, राजा इस, बाला धन ऐसा, ए आ के बाद में ए आने पर आई हो जाएगा और ये हो जाएगा राजेश। इसी प्रकार ए आ के बाद में ए आए तो बालेसा। इसी प्रकार इसके और भी कुछ एग्जाम्पल, एक धन एक, इसका होगा एक एक। तो इस प्रकार से आपने सीखी है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, 3 संधि हो गई है। इसके जो अगली संधि अगली बची है यण, अयादि, पूर्व रूप, पररूप और प्रकृति भाव, ये आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।